Good evening, friends. Welcome you again. This is C.S. Sangam Agarwal. On behalf of Association of Professionals, that is AOP, I welcome Mr. Mohit Arora, who is the NGO expert and the NGO expert and NGO consultant. Friends, as you know that we are providing you a platform where we all can discuss our knowledge, and we can share the knowledge with other professionals so that we can create a better world for all of us, so that we can comply and provide services to our client in the best possible manner. In this series, friends, today we are here to discuss about FCRA. Although name is very common, but along with it is also very challenging. So today we will discuss about its registration and the compliances. So friends, as you know that nowadays boundaries has been shrink, borders has been shrink in the digital era. Many investments are coming from outside India to India, and there is much more inflow of money from outside India to India. And due to COVID, also many companies are establishing their businesses in India. So now become it's very common having FDI and ODI. So to understand the importance of FCRA in this perspective, because there are many NGOs and institutions, whether charitable or non-charitable, they are receiving very good amount of money from outside India. So it's a very good area to start our practice and add one more practice area in our practice, our that is FCRA. So friends, I will not take you much time and request you all, friends, you can ask your questions in the comment section. And friends, we will share the link of PPT. To download the PPT in the comment section, post session, you can download the link, download the PPT. And friends, I will request you kindly subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the information of upcoming sessions, and you can also enjoy and watch the session which is already uploaded. With this note, I invite Mr. Mohit Arora to take this session forward. Over to you, Mohit. थैंक यू सो मच संगम जी, थैंक्स अलॉट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है और एफसीआरए के रिगार्डिंग, जो जैसा कि संगम जी ने बताया, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन और कंप्लाइंसेस के रिगार्डिंग आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के अंदर जो 2010 के बाद जो अपडेशन आए या जो कंप्लाइंसेस में वैल्यू एडिशन हुआ, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्लाइड प्ले के साथ। स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंसेस। सबसे पहले जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंसेस के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, जो क्वेरी क्रिएट होती है, वो सबसे पहले ये क्रिएट होती है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रियलिटी में है क्या, एफसीआरए स्टार्ट कब हुआ, उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड ऑल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में स्टार्ट हुआ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली वो सारा इन हाउस उनके होल्ड रहता है, जो कि वही कंट्रोल करते हैं। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारा है किस लिए? एफसीआरए है किस लिए? तो एफसीआरए बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए है, जो कि आउटसाइड इंडिया के लिए है, कि आउटसाइड इंडिया से हम लोग ले सके। फॉरेन कंट्रीब्यूशन है कि एक्चुअल में वो समझते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन को हम सिंपलेस्ट मैनर में कह सकते हैं फॉरेन डोनेशन। वो डोनेशन जो कि हमें फॉरेनर से, मींस इंटरनेशनल डोनेशन अगर हमें रिसीव करना हो, तो हमारे पास उसके लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, जिसके लिए कौन से फॉर्म है या कौन कौन से उसके लिए हमें फॉर्मेलिटी, लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आज हम वेबिनार में समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों होती है। अभी हमने ये समझा एफसीआरए है क्या, तो पता लगा हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब हम ये समझते हैं इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमने लिखा, जो हमारी स्लाइड्स के अंदर भी मेंशन आपको मिलेगा, रिसीव करने के लिए फॉरेन फंडिंग को एफसीआरए की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मींस एफसीआरए मस्ट फॉर फॉरेन फंडिंग, ऑल्सो फॉरेन डोनेशंस। यदि हमें फॉरेन से डोनेशन रिसीव करना है तो हमारे पास एफसीआरए होना जरूरी है। तो ये एफसीआरए की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंस है जिसको हम कह सकते हैं।
अंडर एफसीआरए के अंदर भी कुछ अपग्रेडेशन आए, हर एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, अपग्रेडेशन आते हैं। एफसीआरए में 2010 के अंदर आए, तो कुछ शेप्स और साइज, कुछ रजिस्ट्रेशन के अंदर भी चेंजेस है, जिनकी वजह से रजिस्ट्रेशन के कुछ टाइप्स भी चेंज हुए। फॉरेन फंडिंग के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने लीगैलिटी में भी कुछ चेंजेस किया कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हैं तो उसका क्या इंटीमेशन है एंड ऑल, क्या फॉर्म्स हैं, वो सारे फॉर्म्स हम अभी पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है और उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर इन इंडिया में क्या है, कि उसके एप्लीकेशन लगा के सकते हैं। बट इन सबको समझने से पहले हम लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एफसीआरए के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि एफसीआरए में जरूरत क्या है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस किस किस मैनर में। अभी तुमने ये समझा सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डोनेशन के लिए, राइट। अभी हम ये समझेंगे उसके ऑब्जेक्टिव किस किस मैनर में है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जरूरी क्यों है एफसीआरए बेसिकली, वो भी हम पहले समझेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है, टाइम टेकिंग कितना है, फॉर्मेलिटी क्या है, तो शायद हम ज्यादा इजीली इंटरलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के बाद जो जो चेंजेस आए, उसके अंदर जो मेजर चेंज देखा गया, जो एक्सेप्टेंस है और यूटिलाइजेशन है ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज वेल एज फॉरेन हॉस्पिटलिटी एज वेल एज फॉरेन डोनेशन, तो इन सब के लिए एफसीआरए एक्ट में 2010 के बाद चेंजेस है। दैट मींस अभी हमें यूटिलाइजेशन का भी क्लैरिफिकेशन देना होता है, रेगुलेशन और एक्सेप्टेंस का भी देना होता है, एज वेल एज एफसीआरए रिटर्न्स का भी देना होता है। कहां कहां से ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटलिटी और डोनेशंस आ सकता है, इंडिविजुअल्स भी दे सकते हैं, कुछ उनकी एसोसिएशन भी दे सकती है और कुछ कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर भी दे सकते हैं। बट जब गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए एफसीआरए एक्ट में, तो चेंजेस करने के बाद ऑब्वियस है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आई होंगी, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी आया होगा। तो रिलैक्सेशन हमने ऊपर पढ़ लिया कि हम रिसीव कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन दे सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। रिस्ट्रिक्शंस के अंदर यदि हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन कोई रिसीव हुआ कोई इंटरनेशनल डोनर से, अब यदि उस ऑब्जेक्ट जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ उसका फेवरेबल नहीं है हमारे एसोसिएशन से या नेशन के इंटरेस्ट से, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहां पर ये मेजर चेंज आया है एफसीआरए एक्ट 2010 के बाद, कि यदि हमें कोई अमाउंट रिसीव हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और यदि वो कंट्रीब्यूशन जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो हमारे बायलॉज से मिसमैच करता है या हमारी एक्टिविटीज लीगली मिसमैच कर रही है हमारे जो नेशन के इंटरेस्ट से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके ऊपर हो सकता है लीगल एक्शन एमएचए लेगा या कोई पेनल्टी भी आपको बियर करनी पड़ सकती है, एज वेल एज आपका एफसीआरए नंबर भी रिजेक्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं एफसीआरए एक्ट 2010 के बाद। जब एफसीआरए में चेंजेस आए तो ऑब्वियसली हमने कहा ना चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस के बाद एफसीआरए के अंदर दो टाइप्स क्रिएट हो गए। एक एफसीआरए एक्ट के अंदर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो अब तक हम सुनते आ रहे हैं करते आ रहे हैं, राइट, और एक एफसीआरए के अंदर आया प्योर परमिशन। प्योर परमिशन के अंदर है कि देखिए सबसे पहले हमें ना यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हर एक टॉपिक के हर एक कंटेंट के टाइटल को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमने लिखा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एज वेल एज प्योर परमिशन, तो यहां से टाइटल से रिफ्लेक्ट और रिप्रेजेंट हो रहा है, रिलेटेबल है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो एक कैजुअल रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर हम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए लॉन्ग टर्म तक एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रन कर सकते हैं, एज वेल एज उसके कंप्लायंसेस को भी रन कर सकते हैं। बट यदि हम बात करें प्योर परमिशन की, तो प्योर परमिशन के अंदर यहाँ पर टाइटल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं परमिशन। परमिशन मीन हमें एमएचए से परमिशन लेनी पड़ सकती है। कब कब परमिशन लेनी पड़ सकती है, हो सकता है कुछ अमाउंट के बिहाफ पर परमिशन लेनी पड़े, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर लेनी पड़े, इससे ज्यादा क्या टेक्निकली हो सकता है वो प्रियर परमिशन के हम अलग से सिनेरियो में अलग से स्लाइड में समझेंगे। नेक्स्ट अब हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने स्टार्ट किया एलिजिबिलिटी के बाद ऑब्जेक्टिव, अब हम सारे इजीली रिलेट कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी है वो है कोई भी एंटिटी एफसीआरए नहीं ले सकती सिवाय एनजीओ एंटिटी के, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी वही ले सकती है। और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीन पार्ट्स हमने डिफाइन किया, ट्रस्ट, सोसाइटी एज वेल एज सेक्शन 8। उनके स्पेसिफिक एक्ट है, उनके अंदर रजिस्टर्ड होना उस एंटिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है।
चाहे वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में हो, सोसाइटीज एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में हो, या सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में हो। तो इनके बाद की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कंसिडरेबल होता है कि हाँ रीजनेबल कंट्रीब्यूशन मींस, यदि हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम एफसीआरए के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं और लेना चाह रहे हैं एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर, बट उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है अब तक का, क्या वो कंट्रीब्यूशन के बिना कोई एक्टिविटी कर पा रहे होंगे? यदि कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होंगे दैट मीन्स वो अपने बायलॉज के ऊपर, अपनी एक्टिविटीज के ऊपर, अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहे होंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अमाउंट स्पेंड भी नहीं कर पा रहे होंगे। अब आप लोग अमाउंट स्पेंड करने को रिलेट कर सकोगे हमारे थर्ड पॉइंट से, विच इज 10 लाख रुपीज मिनिमम स्पेंड ऑन मेन ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, मेन ऑब्जेक्ट्स मींस जो बायलॉज में हमारे मेंशन है एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स, उस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमें मिनिमम एटलीस्ट 10 लाख रुपीज स्पेंड रिप्रेजेंट करना है, एज वेल एज बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता क्या प्रोफेशनल्स के नॉलेज में या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो चलो प्रिपेयर हो भी गए, यदि वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेट नहीं कर रहा तो भी हमारी फाइल के अंदर लूप होल है, तब भी हमारी फाइल वहां पे रिजेक्शन में आ सकती है। दैट मीन्स 10 लाख की अगर हमें एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो उसका बैंक स्टेटमेंट से भी रिलेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। बट यहां पर एक्सप्लेन करना जरूरी है ऑब्जेक्टिव्स को एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत क्वेरीज ये भी रहती हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, वो कंसिडर होगा या नहीं होगा, कंसिडरेबल है या नहीं है। तो वही हमने आज समझाना चाहते हैं, वो सारे एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। और जो हम यहाँ पे 10 लाख की बात कर रहे हैं वो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं उन एक्सपेंसेस की जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी से मैच करते हैं, जो हमारे बायलॉज से मैच करते हैं, उन एक्सपेंसेस को यहाँ पे कंसिडर करना है 10 लाख के लिए। यदि वो 10 लाख का हमने एक्सपेंडिचर बियर किया पिछले 3 साल के अंदर, एज वेल एज वो 3 साल की एक्सपेंडिचर हमारी बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट और रिफ्लेक्ट कर रही है, एज वेल एज हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑडिटेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दैट, अदरवाइज यू कांट प्रोसेस फॉर द सेम। इफ अ न्यूली रजिस्टर्ड, अभी हम बात करते हैं न्यूली, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे 3 साल पुरानी, कहीं ना कहीं शायद नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ना, तो अभी हम न्यूली की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है रिप्रेजेंट करे और इंटर रिलेट करे प्योर परमिशन से, बट स्टिल हम 1 to 1 चलते हैं। इफ अ न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी लाइक टू गेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन देन एन अप्रूवल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अभी हमने क्या कहा, प्योर परमिशन के केस में हो सकता है स्पेसिफिक एक्टिविटी हो, स्पेसिफिक फंड हो, स्पेसिफिक डोनर हो, एज वेल एज स्पेसिफिक सोर्स हो, तो उस केस में हमें पीपी मेथड अप्लाई करना होगा एमएचए के लिए। प्योर परमिशन मेथड अप्लाई करने के बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन है, यदि हम उन सबको फुलफिल करेंगे तभी हम एलिजिबल कहलाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्योर परमिशन के ऊपर। अब प्योर परमिशन है क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके लिए क्लैरिफिकेशन आज भी प्रोफेशनल्स को पूरी तरह से नहीं है, तो आज वो क्लैरिफिकेशन के लिए हमने स्टार्ट की एक स्लाइड प्ले के साथ। प्योर परमिशन रूट इज आइडियली सुटेड फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि नई बनी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो न्यू इनकॉर्पोरेट हुई, और उनके पास अगर कोई ऐसे सपोर्टिंग रोल है जो मॉनेटरी सपोर्ट कर रहा है, फॉरनर डोनर, इंटरनेशनल डोनर, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर वहां से रिसीव हो सकता है, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज कुछ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। लाइक हमें ना दोनों ही केसेस में, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एज वेल एज प्योर परमिशन, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। लाइक सिमिलैरिटी क्या है पहले हम ये समझते हैं। सिमिलैरिटी इज दैट अगेन 3 एंटिटीज में से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, लाइक ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8, उनके लिए स्पेसिफिक एक्ट के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है। अब यदि हम बात करते हैं, अब नॉर्मल नहीं है, सॉरी नॉर्मल नहीं है, हमारी फ्रेश न्यू इनकॉर्पोरेटेड रजिस्ट्रेशन है, तो न्यू के केस में हमें कंफर्मेशन लेटर देना होता है। कंफर्मेशन लेटर अबाउट व्हाट? कंफर्मेशन रिगार्डिंग अमाउंट, रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट, एज वेल एज रिगार्डिंग देयर यूटिलाइजेशन,
ये सारे हमें कंफर्मेशन देने होते हैं प्रियर परमिशन के केस में। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल क्वेरीज ये भी अराइज हुई प्रोफेशनल्स के केस में कि क्या ऐसा भी हो सकता है ट्रस्ट के केस में, अगर कोई मेंबर गवर्निंग बॉडी का इन्वॉल्व हो डोनर्स के साथ भी, इज इट पॉसिबल कि हम वो डोनेशन ले सकें? तो यहां पर एमएचए ने ये भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया, चीफ फंक्शनरी एज वेल एज उनकी गवर्निंग बॉडी, एटलीस्ट 51% जो मेंबर्स हैं गवर्निंग बॉडी के इंडियन रेसिपिएंट के, शुड नॉट बी एम्प्लॉइज और मेंबर्स ऑफ द फॉरेन डोनर और ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स यहां पे पिक्चर पूरी तरह क्लियर है, 51% एटलीस्ट इंडियन जो रिसीवेबल है, जो रिसिपिएंट है, वो वहां से मैच और लाइन नहीं करना चाहिए। एज वेल एज अभी चीफ फंक्शनरी के ऊपर भी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चीफ फंक्शनरी। चीफ फंक्शनरी कौन होता है वो समझते हैं। चीफ फंक्शनरी मींस जो ऑथोराइज पर्सन और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हो सकते हैं वो सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है सोसाइटी के केस में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर हो सकता है ट्रस्ट के केस में सेटलर हो। तो इन 3 डिफरेंट डेजिग्नेशन के लिए तो रेड मार्क रिस्ट्रिक्शन है, कांट बी पॉसिबल, ही कांट द चीफ फंक्शनरी ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कैटेगरी का इंडियन रेसिपिएंट, वहां का डोनर इन्वॉल्व होकर के ये ट्रांजैक्शन अगर करे और ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो इस क्वेरी का सिंपल आंसर इज नॉट पॉसिबल, नेवर, कांट बी पॉसिबल। सेकेंड इज एटलीस्ट 51% ऑफिस मेंबर्स और bearers of the governing body of the recipient organization should not be the family member and close relative to the of the donor। अभी तक क्या बात कर रहे थे? चीफ फंक्शनरी की। अभी हम कहां पहुंच गए? क्लोज रिलेटिव की। जिस तरह से ब्लड रिलेशंस को कंसिडरेबल किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, एज वेल एज क्लोज रिलेटिव्स को भी किया जाता है। कब? एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के केस में कोई क्लोज पर्सन यदि इंटरनेशनल डोनर से रिलेट करता है या वो 51% की कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भी वो वहां पर फेलियर प्रूफ हो सकता है। नेक्स्ट इज एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। अभी हमने कहा एलिजिबिलिटी एज वेल एज प्रोसीजर, ये सब कुछ आज हम समझेंगे। तो अभी तक हम समझ रहे थे एलिजिबिलिटी क्या है, उनके टाइप्स क्या है, राइट। अभी हम समझेंगे एफसीआरए को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो एफसीआरए अप्लाई करने की सिंपली एक एप्लीकेशन है जिसको फॉर्म FC3 के नाम से एफसीआरए पोर्टल पर अवेल किया है एमएचए ने। एफसीआरए पोर्टल का भी यूआरएल आपको अभी रिप्रेजेंट किया जाएगा और आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं एफसीआरए फॉर्म के लिए, FC3 एप्लीकेशन के लिए हमें चाहिए क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जिसके बिना हम FC3 फाइल प्रोसेस ही नहीं कर सकते। ऐसी क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए ही चाहिए? वो है हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हो सकता है हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो, ट्रस्ट डीड हो या मेमोरेंडम हो। इसके अलावा हमारी एक प्रीवियस 3 इयर्स की एक्टिविटी रिपोर्ट हमें चाहिए होती है। एक्टिविटी रिपोर्ट यहां पर क्लियर करना प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिविटी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव करनी चाहिए 2 टाइप्स ऑफ डेटा में, दैट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि इजीली इंटर रिलेट हो और मैच और एग्जिस्ट भी करता हो हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से, ऑडिटेड स्टेटमेंट से। ऑडिटेड स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी यहां पर क्लैरिफाई करना थोड़ा सा जरूरी है। एनजीओ के केस में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर कौन कौन से अकाउंट एप्लीकेबल और जरूरी हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट। तो इन तीनों का समीशन और कॉम्बिनेशन के साथ जब एक्टिविटी रिपोर्ट मैच करेगी तभी वो एग्जिस्ट करेगी और एलिजिबल होगी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट इज क्लियरली रिफ्लेक्टिंग एक्सपेंडिचर। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने समझा, एक्सपेंडिचर के ऊपर हमने डिस्कस किया 10 लाख रुपीज एटलीस्ट प्रीवियस 3 इयर्स के ऊपर हमने स्पेंड करा होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, हमारे बायलॉज के ऊपर। तो उन सबको कंसिडर करते हुए उनके अंदर कभी कंसिडर नहीं होगा
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कांट बी कंसिडर 10 लाख की कंडीशन में। नेक्स्ट इज, अभी हम समझते हैं एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या है। हमने हमारे व्यूअर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए कुछ स्टेप्स क्रिएट करे 25 और 27 अप्रोक्स, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से इजीली कोई भी पर्सन एफसीआरए ले सकता है, अवेल कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के केस में यूआरएल की हमने बात करी। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का यूआरएल क्या है? तो एफसीआरए ऑनलाइन नोटिक डॉट इन। इस पोर्टल पर जाते ही हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्म्स के टैब को चूज करते हुए FC3 फॉर्म को चूज करना है। जिस तरह हम FC3 फॉर्म चूज करते हैं, अगेन अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जिस अकाउंट क्रिएट करने को टेक्निकली साइन अप कहा जाता है। तो साइन अप करते ही आपका एक स्पेसिफिक यूजर नेम और आईडी पासवर्ड एंड क्रिएट होता है। जब वो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, दैट्स नॉट अ रजिस्ट्रेशन, दैट्स द बिगिनिंग। तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा यूजर एंड आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सॉरी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको एक ऑप्शन अवेल होगा अप्लाई ऑनलाइन का। जब अप्लाई ऑनलाइन में हम जाएंगे तो वहां पर फॉर्म के रिगार्डिंग पूरा मेन्यू अवेल होगा हमारे लिए। मेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है वो हमने स्टेप नंबर 12 में आपके लिए अपेयर किया, मेंशन किया। लाइक नीति आयोग रजिस्ट्रेशन, दर्पण आईडी। 2017 और 18 के बाद नीति आयोग रजिस्ट्रेशन कंपल्शन हो गया था एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए, बट अगेन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के अंदर रिलैक्सेशन मिला और दर्पण आईडी ऑप्शनल कर दी गई। एड्रेस ऑफ एसोसिएशन हमें कंपल्सरी चाहिए, रिक्वायर्ड है ही है, चाहिए ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ एसोसिएशन, एम ऑफ एसोसिएशन, एज वेल एज इन सबका क्वांटिटेटिव डेटा भी चाहिए। इन सबका क्वांटिटेटिव डेटा क्या क्या हो सकता है? सपोज हमने कहा एड्रेस तो हमने मेंशन कर दिया, एड्रेस मेंशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दिया, लेकिन उसका क्वांटिटेटिवली हमारे पास क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है? क्योंकि यहां पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है जहां पर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ना हो। यहां पर 1-to-1 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, 1-to-1 डिटेल्स के बिहाफ पर। यदि हमने एड्रेस मेंशन किया तो उसके लिए हमारे पास मेमोरेंडम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास। उसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं हमारे नेचर की, हमारे एम की, तो हमारे पास उसके लिए बायलॉज होने चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि वो भी हमें यूजफुल रहेंगे। जब हम ये सारी डिटेल फिल कर देते हैं, उस फिल करने के बाद हमें एक ऑप्शन अवेल होगा सेव डेटा। उस सेव को प्रोसीड करते ही हमें जो विंडो अवेल होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट विंडो इज ईसी। ईसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईसी स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी हमने मेंशन करते हुए भी हमने ईसी को यूज क्यों किया? क्या रीजन था ईसी को ही यूज करना, एग्जीक्यूटिव कमेटी को यूज ना करना? क्योंकि जब आप एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाते हैं और वहां पे आप एफसीआरए अप्लाई करते हैं, तो प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट विंडो पे ईसी का कंप्लीट नेम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंशन होगा, अगेन एंड अगेन अगेन ईसी रिफ्लेक्ट होगा। वहां पे आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो हम यहीं से आपके लिए ट्रांसपेरेंसी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमें विंडो उसके बाद सेव डेटा करने के बाद अवेल होगी, वो होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी की। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हमें डिटेल क्या देनी है? की फंक्शनरी जो हमारे पर्सन है, जो चीफ फंक्शनरी पर्सन है, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी का डिटेल शेयर करना। डिटेल कौन सा हो सकता है, किस मैनर में हो सकता है? क्या हमें उनके भी Friends, I think there is some technical issue. We just join in some seconds. So meanwhile, hope you are understanding the importance of FCRA and the steps of the registration. So let's wait for some seconds. I think some electricity issue at Mohit Arora ji office. And I was saying in the starting that we have already uploaded more than 60 sessions for you at our YouTube channel. You can go through that and you can also suggest us in the comment box about the sessions and the topic which you would like to have with us or which you want to watch. So friends, you can write the name of the session, like if you have to session on the FEMA, ODI, FDI, and any other topic on which you want to have the session. So you can just
write in the comment section, and we will try to organize the session also. And friends, I also invite all the youngsters, those who want to take session with us on a different topic on which you are practically working, is considered as your expert area. We invite you through this mode and come forward and let's have a session and share the knowledge, because knowledge is something that as much as we will share, it will increase. So through this platform, I invite you all to come forward and discuss and share your knowledge with others, so that we all can do our professional work in a best possible manner. So friends, I am repeating that due to some technical error and internet issue, Mohit Arora is just joining in some seconds. Then we'll continue our technical part. So kindly wait for time being, because somehow electricity and things are not in our control. So let's wait for a few seconds. He definitely will join again. So friends, meanwhile, some questions are coming on the comment section. I can take questions also. Uh, I got a question from Tarun Sethi ji. Can we apply for trust having existence of less than 3 years? I think Mohit already covered that in case we are the new entity, new trust, new society, what we should do in that case, because there is requirement of producing the document for 3 years. So friends, practically what I feel and what I have experienced, that if we are new, if we maintaining the requirement of expenditure which is required around 10 lakh rupees, even then lesser than 3 years, we can go and get the registration. So limit of 3 years is not very strictly applicable, but if it is if our society or trust is new one and it's not 3 years completed, still we can apply for the FCRA. And generally FCRA issued only the basic condition of expenditure in last period of their existence of 10 lakh rupees is important to check, because somehow they also considered that we should not try to give the license to each and every society and every person will come to us. Therefore, they have maintained the limit of 10 lakh rupees, so that all already established NGOs come and take the FCRA registration. So that limit is, so they have given such limit. Although, friend, as you know that there is no such limit in under Section 12A in Income Tax Act, but similarly in FCA there is a limit, because they don't want to give the FC license registration to those entity, those who have very small, like a SME in nature. So therefore, this limit of 10 lakh rupees is there. So friend, let's wait. I just calling the Mohit. Wait for him. So friends, meanwhile we're taking the query, like Chitra. Chitra asks a question that could you also clarify if we need to apply for prior permission after the donation amount is confirmed for the donor, or when we send out the proposal for such funding. So practically, whenever the amount is confirmed, because practically what happened, we send the proposal to many entities outside India, and might be all were not getting the approval from the all. So therefore, once the amount is confirmed from the outside India that this amount is coming, because somehow we also require to prescribe the amount of donation which are going to receive in case of permission mode. So as soon as the amount is confirmed, you should file with the uh, permission application. That is also online. You can file. Yes, yes, we will share the contact number of the learner speaker at the end. Email ID and contact number will be there. If you have any query, you can also contact there one to one. So Tarunji, you will get the number there. Don't worry. So he just, I called him, just he joining in some seconds. No worry.
Meanwhile, friends, I utilize the time and share my thoughts with you, friends. So I request you, friends, we have recently made Association of Professionals (AOP). I request you all kindly join that association, and together we can achieve the goal of providing knowledge sharing and the services to society and services to the professionals. I will provide the link of Google form in the comment section. You can fill the form and become the member of the this AOP. In that, friends, generally we do on every Wednesday at 12 to 1, 12 noon to 1 p.m. We do a live query session. On that, we have a group of experts, those who take the queries like income tax, GST, FEMA, company law. You can also join that also. Once you become the member of AOP, you are eligible to join that meeting as an expert and as a participant also. I think Mohit has joined us. Yes, sir. So sorry. It's okay. I can understand that. Again, share screen. Yeah, technical issue are always there. No issue with that. You can go ahead. Just a minute. Screen sharing होगी sir? Yes, yes, yes. Visible? It's yes. Just सो हम अभी तक हम ये समझ रहे थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है क्या एफसीआरए का। तो अभी तक हमने ये समझा किस पोर्टल से करना है, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, क्या लीगल फॉर्मेलिटी है, क्या इंफॉर्मेशन के साथ हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा हमें शेयर करना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। तो अभी हम ये समझ रहे थे एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में, ईसी के बारे में, कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के केस में हमें क्या डॉक्यूमेंट्स डिटेल हमें शेयर करना है। तो उसमें हमने समझा आधार कार्ड और पैन कार्ड चीफ फंक्शनरी और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का कंपल्सरी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज फर्दर जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का कितना कहाँ कंट्रीब्यूशन रहा है। कंट्रीब्यूशन का मींस नहीं होता हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में। कंट्रीब्यूशन का मींस ये भी हो सकता है कुछ इक्विपमेंट की, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकें, तो उस कंट्रीब्यूशन को भी कंसिडर करना जरूरी है इसी की कैटेगरी में। नेक्स्ट इज बहुत मेजर डाउट रहता है प्रोफेशनल्स को, अगर हमने किसी चीफ फंक्शनरी की डिटेल डाल दी, सपोज दैट मेमोरेंडम के बिहाफ पे, जो गवर्निंग बॉडी थी उसके बिहाफ पर, बट डालने के बाद प्रोफेशनल को ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज अवेल होती है कि उसमें से कुछ पर्सन तो एक्सपायर हो गए, कुछ ने तो रिटायरमेंट ले ली, जो कि गवर्निंग बॉडी में तो है बट रियलिटी में प्रैक्टिकली नहीं है, उनकी गवर्निंग बॉडी अपडेट हो चुकी है। देन तो वहां पर, अब यहाँ पर ये जीएसटी नहीं है जिसमें अल्टरेशन नहीं है, यहाँ पे अल्टरेशन अलाउ है बट फाइनल सबमिशन से पहले। एज वेल एज यदि आपने फाइनल सबमिट भी कर दिया, आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया और आपको ये पता है कि ये चेंजेस आ गए हैं, तो उस चेंजेस के लिए भी स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं FC6, जो कि आप फाइल करके अपने चेंजेस, अपने अमेंडमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अवेयर कर सकते हैं, अपडेट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज जब आप अपडेट ऑल्ट्रेशन से आगे आ जाते हैं, प्रायर परमिशन से आगे आ जाते हैं, तो जो नई स्क्रीन आती है उस स्क्रीन के अंदर हमें फॉरनर डिटेल्स के बारे में रिप्रेजेंट करना होता है। फॉरनर डिटेल कहीं ना कहीं इंटर रिलेट नहीं हो रहा उस सेक्टर से जहां पर हमने ये समझा था कंफर्मेशन लेटर लेना होगा, स्पेसिफिक सेक्टर होगा, स्पेसिफिक एक्टिविटीज होंगी, एक्टिविटीज के साथ साथ स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन होगा, उसका क्लैरिफिकेशन होगा, तो ये भी रिलेट करेगा प्रायर परमिशन से। यू नीड टू फाइल EC डिटेल्स एंड अदर, सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ फ्रॉम द मेन्यू। जैसे हम मेन्यू में जाएंगे, अब यहां पर भी हमने मेन्यू की यदि बात कर दी, तो मेन्यू के केस में भी कंफ्यूजन ना रहे तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे मेन्यू में आता क्या क्या है।
इसी डिटेल्स के केस में मेन्यू में क्या क्या आएगा, वहां पर उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन मेंशन होगी। लाइक हो सकता है कोई डायरेक्टर हो, तो कोई सेटलर हो, या कोई प्रेसिडेंट हो, या ये भी हो सकता है कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर हो या कोई एम्प्लॉई हो जो उनका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो। तो उस ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को हमें मेंशन करना, क्लैरिफाई करना जरूरी है। क्लिक ऑन सेव, जब हम ये सारी डिटेल मेंशन कर देंगे तो इसके बाद जब हम सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद जो हमारे पास विंडो आएगी वो आएगी बैंक डिटेल की। अब यहाँ पर भी बहुत मेजर इशू है, बहुत अच्छी क्वेरीज आई। हमने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन तो लेना है, हमारे पास एफसीआरए अकाउंट नहीं है। इज इट पॉसिबल कि हम एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, एफसीआरए के लिए अप्लाई कर ले विदाउट एफसीआरए अकाउंट? तो नॉट पॉसिबल। जब भी हमें एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, तो उस केस में हमें सबसे पहले एफसीआरए अकाउंट चाहिए। एफसीआरए अकाउंट इनकॉर्पोरेट करवा के हमें तब ही कर सकते हैं। रीजन इज दैट यहाँ पर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। जो जीएसटी नंबर आएगा देन आप करंट अकाउंट अप्लाई करेंगे, नहीं। जो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही है तो नेशन भी उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करेगा और आपका बैंक अकाउंट भी इनकॉर्पोरेट करेगा। बैंक अकाउंट के बाद ही आप एफसीआरए की फाइल अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिटेल्स, क्लिक ऑन अदर डिटेल्स। अदर 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 हमने पहले मेन्यू में भी पढ़ा, आगे भी पढ़ा। अदर अदर क्या है? पहले मेन्यू में हमने समझा हो सकता है डेजिग्नेशन मेंशन हो, वहां पे कोई सेक्टर डायरेक्टर हो, सेटलर हो, या प्रेसिडेंट हो। अब यहाँ पर मेन्यू में नेक्स्ट विंडो है, विंडो चेंज। विंडो चेंज, मेन्यू चेंज, मेन्यू चेंज, ऑप्शन चेंज। तो जब मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ सकते हैं मल्टीपल ब्रांचेस की। हो सकता है एक एसोसिएशन का हेड ऑफिस हो, ऑपरेटिंग ऑफिस दूसरा हो, तो उसकी डिटेल हमें अदर डिटेल्स में रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट इज, जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स की अभी तक बात करी, चाहे वो मेमोरेंडम हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, या ईसी की डिटेल हो। ईसी कौन था? अगेन एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो उन सभी के डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में हमें चाहिए अगर हमें एफसीआरए की फाइल अप्लाई करनी है। तो जब ये सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनल सबमिशन पे पहुंचने होते हैं, जब फाइनल सबमिशन पे जाने होते हैं, तो उससे पहले जो हमें विंडो रिफ्लेक्ट होती है वो होती है ऑनलाइन पेमेंट की। जब भी हम मिनिस्ट्री की फाइल पे साइट पर जाएंगे fcra.online.dic.in पर, सारी इंफॉर्मेशन पुट अप करते हुए उसके बाद जो हमें विंडो रिफ्लेक्ट होगी वो होगी गवर्नमेंट फीस की। अभी ये भी हो सकता है क्वेश्चन प्रोफेशनल्स के माइंड में कि प्रोफेशनल्स यहाँ पे गवर्नमेंट फीस हमने मेंशन क्यों नहीं करी, क्या रीजन है गवर्नमेंट फीस मेंशन ना करने का? गवर्नमेंट फीस जनरली सभी की नॉलेज के लिए 2500, बट प्योर परमिशन है या लेट फीस है, तो उस केस में ऑनलाइन पेमेंट की जो फीस है डिपेंड्स अपॉन फॉर्म, फीस ऑलवेज चेंज। जब फीस चेंज हो जाएगी तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक अनाउंस करना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 सफिशिएंट, बट फॉर ईच एंड एवरी फॉर्म इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली नो, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज, जब हम फाइनल सबमिट पेमेंट करने गए, पेमेंट के बाद जो हमारा फाइनल सबमिशन का टैब आएगा, उस फाइनल सबमिशन से पहले आपको फाइनल प्रीव्यू का विंडो इनेबल होगा। सबके लिए सजेशन ड्राफ्ट कॉपी को रिफ्लेक्ट करे, रिप्रेजेंट करे, पढ़े, शेयर करे अपने एसोसिएशन के साथ भी और अपनी टीम के साथ भी, उसके बाद फाइनल सबमिट करें। रीजन इज दैट इफ यू वंस click on the final submission then you can't modify anything। कर ही नहीं सकते हम किसी भी केस में। यदि हमने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो कर ही नहीं सकते। तो क्या अगर कोई गलती हो गई, कोई ऑल्ट्रेशन हो गया, करना हुआ जरूरी, तो कुछ पॉसिबिलिटी है या वही चलेगा, या उसी को हमें कंसिडर करना होगा? तो उसके लिए मिनिस्ट्री ने कुछ फॉर्म्स बनाए हुए हैं। उस फॉर्म्स में आपकी पेनल्टी आएगी कि आपने अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, इनकरेक्ट डिटेल्स दिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर दैट ना। मिनिस्ट्री कहाँ से होगी उस केस में? तो आपको जो पेनल्टी बियर करनी होगी उसके बिहाफ पर आपको। बट हाँ, ये रिलैक्सेशन भी आपको मिनिस्ट्री ने दिया, मिनिस्ट्री आपको सपोर्ट भी कर रही है आपका एफसीआरए कैंसिल ना करके, आपको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर्म के रूप में दे करके। अब हम समझते हैं लास्ट टैब पर, मोस्ट इंपोर्टेंट टैब हमारी, एफसीआरए कंप्लायंसेस। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हमने समझा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर जितनी टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो हमने अभी तक समझी। अब हम समझते हैं हमने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, देन व्हाट वी डू राइट नाउ। अब क्या करना होगा हमें?
FCRA रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद। तो FCRA रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद कुछ 6 टाइप्स के फॉर्म्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किए हुए हैं FCRA पोर्टल पर, FC 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के फॉर्म में, जिनका अलग ही रोल और इम्पोर्टेंस है। लाइक कुछ फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इंटीमेशन के लिए हैं, तो कुछ फॉर्म सिर्फ और सिर्फ परमिशन के लिए हैं, तो कुछ फॉर्म रिटर्न्स के मैनर में है, तो कुछ फॉर्म इंटीमेशन एज वेल एज परमिशन के भी मैनर में है। लाइक सबसे पहले हम समझते हैं FC1 फॉर्म में क्या हमें रिप्रेजेंट करना है और क्यों करना है, क्या जरूरत होती है इन सारे फॉर्म्स की, क्या ड्यू डेट्स होती हैं इनके लिए। अब हम समझते हैं, अगर हम FC1 की बात करते हैं, FC1 के केस में यदि हमें कोई गिफ्ट मिला, कोई आर्टिकल आया फॉरेन से, आर्टिकल का मीन ऑब्जेक्ट से, किसी, मैंने कहा कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट का मीन हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो सकता है कोई इक्विपमेंट हो, कोई प्रीमिसेस हो जो आपको फॉरेनर ने सपोर्ट किया हो, कोई कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, बट कंट्रीब्यूट किया हो, तो उस सिक्योरिटी को कैंडिडेट को इलेक्शन कहां से रिलेट करेगा, समझते हैं। सोसाइटी के केस में, सोसाइटीज के केस में इलेक्शन कंपल्सन रिक्वायर्ड होते हैं कुछ क्वार्टरली बेसिस पर। जब हम एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं या क्वार्टरली मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग्स के बाद इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शंस के बिहाफ पर हमें FCRA पोर्टल को भी इंटीमेट करना होता है, सेम एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यदि हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं या कुछ एडिशन करते हैं, तो हमें अपडेट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सेम एज FCRA को, मीन्स MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। कब करना होता है? विद इन 30 डेज और 45 डेज, इन केस ऑफ गिफ्ट, इन केस ऑफ इलेक्शन। बट अगर हम बात करें आर्टिकल की और सिक्योरिटी की, जिसको हम मॉनेटरी मैनर में शायद मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उस केस में यहां पर सेम डेट अप्लाई होगी जो कि एनुअल रिटर्न के कंप्लायंसेस में कंसिडरेबल है, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स समझना बहुत जरूरी है, 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर कौन सा। यदि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 1920 नहीं होगा 31 दिसंबर 2019, ऑलवेज 31 दिसंबर 2020। यदि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो उस केस में हमें जो फाइल करनी है, चाहे वो FC1 हो या FC4 हो, तो वो होगा 31 दिसंबर। नेक्स्ट इज FC2 पे अगर हम डिस्कस करें, FC2 फाइल करना क्यों जरूरी है, उसका क्या टाइम ड्यूरेशन है, कब तक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना जरूरी है, FC2 फॉर्म सिर्फ और सिर्फ परमिशन के लिए, नॉट इंटीमेशन, दैट इज परमिशन। इंटीमेशन का मीन्स होता है हमने तो कर लिया, अब हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। परमिशन का मीन है अभी हमने करना है, बट हम पहले परमिशन ले रहे हैं। किससे? MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। किस लिए परमिशन लेनी है वो समझते हैं। प्योर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। यदि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि न्यूली एसोसिएशन के लिए है, न्यू इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उस केस में यदि हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का एडवांटेज लेना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, मिस नहीं करना, तो हमें उस ट्रांजेक्शन से बिफोर 14 डेज पहले एडवांस में हमें अवेयर करना है, इंटीमेट करना है, परमिशन लेनी है। यदि परमिशन मिल जाएगी FCT फॉर्म के बिहाफ पर, then you are eligible for that, otherwise you can't proceed. Next is FC3 form. FC3 फॉर्म ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमने समझा प्रीवियस स्लाइड्स में। FC3 फॉर्म FCRA रजिस्ट्रेशन के भी काम आएगा। FC3 फॉर्म्स के ना कुछ पार्ट्स भी हैं, लाइक A, B एंड C। यदि हम बात करते हैं FCRA रजिस्ट्रेशन की, ऑब्वियसली फॉर्म 3CA। यदि हम बात करते हैं प्रायर परमिशन 3B, रिन्यूअल 3C। यहाँ पर कंप्लायंसेस को ना बढ़ाते हुए, कॉम्प्लिकेशंस को ना बढ़ाते हुए, हमने आपके लिए समराइज किया और मेंशन भी किया। मोस्ट इंपोर्टेंट इज टाइम पीरियड, प्रोफेशनल एज वेल एज क्लाइंट्स की, एसोसिएशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, अमाउंट दे दिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, अब बताओ टाइम कितना लगेगा। जब हम टाइम की बात करते हैं तो जनरली 4 to 6 months इजीली स्पेंड ऑन द FCRA रजिस्ट्रेशन। ये टाइम
एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंड हो सकता है बट मिनिमाइज नहीं हो सकता। एक्सपेंड किस मैनर में हो सकता है? जस्ट सपोज दैट किसी एसोसिएशन की फाइल जनवरी या फरवरी 2020 में अप्लाई हुई, तो एज पर लॉ एफसीआरए पोर्टल तो वो फाइल प्रोसेस हो जानी चाहिए थी जून 2020, बट ड्यू टू एक्सेप्शनल केस ना, कोविड-19 पहले नहीं था अब आ गया, हो सकता है ये तो नेशन के लिए हुआ, ये पूरी कंट्री के लिए हुआ, बट वर्ल्ड वाइड हो गए। बट अगर हम यहाँ पर ये समझें कुछ टेक्निकली एक एसोसिएशन के बिहाफ पर, एसोसिएशन के बिहाफ पर यहाँ पर इंस्पेक्टर विजिट्स भी होंगी, जब विजिट्स होंगी उन विजिट्स के बिहाफ पर अवेलेबिलिटी का ना होना या अवेलेबिलिटी होते हुए डॉक्यूमेंटेशन की कहीं पे डेफिशिएंसी रह जाना, तो उस केस में आपका टाइम एक्सपेंड तो हो सकता है बट टाइम मिनिमाइज नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। हमने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ले लिया, परमिशन ले ली, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लिया, बट यदि हम बात करें एनुअल रिटर्न की, एनुअल रिटर्न मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि आपने एफसीआरए एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको पेनल्टी भी पेयर करनी पड़ेगी, एज वेल एज आपका एफसीआरए कैंसिल भी हो सकता है। सबसे ज्यादा डेंजर जोन आपकी एसोसिएशन, आपकी एनजीओ ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी में भी आ सकती है, जिसके बिहाफ पर 2018 एंड पर कुछ सर्कुलर भी आए, कुछ नोटिस भी आए, जिसके अंदर ब्लैक लिस्टेड एनजीओ की लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की। एफसीआरए एनुअल रिटर्न के बाद, एफसी फोर फॉर्म के बाद, जब एफसी 4 फॉर्म एनुअल रिटर्न ड्यू डेट 31 दिसंबर तक नहीं करी, देन क्या क्या डेंजर जोन हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या क्या पेनल्टी है और कब तक है, ये समझना टाइम बहुत जरूरी है। सपोज दैट हमने 31 दिसंबर की बात करी, 31 दिसंबर ड्यू डेट, फाइल नहीं करी, नेक्स्ट ईयर आ गया, जून जैन फेब आ गया, कब तक कर सकते हैं? ये भी तो क्वेश्चन है। पेनल्टी भी बेयर करने को रेडी है एसोसिएशन, कब तक कर सकते हैं? तो ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट मींस जो असेसमेंट ईयर है जो चल रहा है प्री अभी करंट ईयर, इसके अंदर मार्च से पहले पहले आपको करनी जरूरी है। उसके बाद आपके पास जो विंडो है वो विंडो ही डिसेबल हो सकती है, हो जाती है प्रैक्टिकली। दैट मींस यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 की एफसीआर रिटर्न फाइल करनी थी, जिसको एफसी 4 फॉर्म हम बोलेंगे, एफसी 4 की ड्यू डेट 31 दिसंबर थी, तो यदि हम ये सोच रहे हैं मार्च के बाद भी जून जुलाई और अगस्त तक हम फिल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं विद पेनल्टी, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? इज इट नॉट पॉसिबल। तो उस केस में हमें मार्च में ही फाइल करनी है। इतना गवर्नमेंट ने हमें, मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन दिए। अगर आप भूल भी जाते हैं किसी वजह से, टेक्निकली रह भी जाती है, तो उस केस में आप अप टू मार्च फाइल कर सकते हैं विद पेनल्टी। उसके बाद वो विंडो डिसेबल हो जाएगी, और विंडो डिसेबल अगर हो गई तो आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। और एफसीआरए कैंसिल हो गया, देन यू आर इन द कैटेगरी ऑफ ब्लैक लिस्टेड। तो ब्लैक लिस्टेड यदि आपकी एक एसोसिएशन हो गई, उस केस के अंदर एक बार ब्लैक लिस्ट होने पे रिकवरेबल होना पॉसिबल होता है एनजीओ के केस में। तो कोशिश यही करेंगे बीइंग अ प्रोफेशनल, सारी एसोसिएशन को अवेयर करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करने के लिए, और करेंगे। इसके अंदर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मींस अगेन सेम रिपीट, ऑडिटेड स्टेटमेंट। ऑडिटेड स्टेटमेंट के अंदर 3 डिफरेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एज वेल एज बैलेंस शीट। कंपल्शन रिक्वायर्ड फॉर एनुअल रिटर्न। रीजन इज दैट ना, ऑडिट के बिना हम नहीं कर सकते एनुअल रिटर्न। ऑडिट के अंदर हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। आईटीआर 7 के अंदर भी हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन का रेगुलर क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट इज एफसी 5। जब हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन की टू अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, एप्लीकेशन फॉर सीकिंग परमिशन फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास एफसी 5 का फॉर्म ऑप्शन दिया है। देखो मिनिस्ट्री कहां तक सपोर्ट करना चाह रही है। यदि उसके बावजूद भी हम उनके कंप्लायंसेस और फॉर्म्स को इंप्लीमेंट ना करें, एप्लीकेबल ना करें, लीगैलिटी यूज ना करें, तो शायद पेनल्टी बियर करना भी हमारा राइट बनता है।
बिफोर ट्रांसफरिंग सच कंट्रीब्यूशन। FC5 के केस में जब आप अनरजिस्टर्ड हो, आपकी कोई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही नहीं है, उस केस में मिनिस्ट्री भी कैसे कोई डेट अनाउंस करेगी? तो डेट अनाउंस ना करके उन्होंने आपको इंटीमेट किया कंट्रीब्यूशन, जिस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पर कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर होना है, उससे पहले आपको FC5 फाइल करना है, अवेयर करना जरूरी है। लास्ट इज, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, FC6। अभी हमने समझा ऑल्ट्रेशन हमारे पास अवेल था, उसके बाद भी कई प्रोफेशनल्स गलती कर देते हैं। था ईसी कैटेगरी, जो ईसी टैब था, उसके अंदर हम ऑल्ट्रेशन कर सकते थे। FCRA बैंक अकाउंट की डिटेल्स में हम ऑल्ट्रेशन कर सकते थे, बट फाइनल सबमिट कर दिया, बैंक अकाउंट नहीं था FCRA का, लोकल बैंक अकाउंट के बिहाफ पे कर दिया। देन अब क्या करें? अब FCRA का खुलवा लिया स्पेसिफिक सेपरेट, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन, अपडेशन, ऑल्ट्रेशन एज वेल एज यूटिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी फंड कंट्रीब्यूशन डोनेशन आपने रिसीव किया, आपकी एसोसिएशन ने रिसीव किया, इंडियन रिसिपिएंट ने जो रिसीव किया, उसको FC6 फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कब जरूरी है? उसका टाइम पीरियड क्या है? यहां पर भी ना आप इंटीमेट कर रहे हैं। अभी कुछ ऊपर फॉर्म्स गए, उसमें हमने परमिशन लिया मिनिस्ट्री से, यहां पर हम इंटीमेट कर रहे हैं कब? विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज। यदि आपने कोई चेंज किया, आपने FCRA अकाउंट खुलवा लिया, या आपकी कमेटी में चेंज आ गया, आपकी गवर्निंग बॉडी में चेंज आ गया, जब चेंज आया तो विद इन 15 डेज आपको मिनिस्ट्री को FC6 फाइल करके अपडेट करना जरूरी है। आज का हमारा सेशन यहां पर हम संगम जी के साथ एंड करेंगे। ओके, और क्वेरीज लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मोहित जी, आपके ना कुछ क्वेरीज आई हुई कमेंट सेक्शन में, क्वेरीज बोलता हूँ, आप बताना सर उसके रिप्लाई। प्लीज सर। Meanwhile, you can share your contact detail at next slide. Yeah. सर Yeah. So friend, this is contact detail of Mohit. So you can contact him for any doubt still is pending with you. So where is starting taking the queries? First query is from CA Tarun Sethi ji. Can we apply for trust having existence of less than 3 years? Can we apply for FCI registration for a trust whose existence is less than 3 years? Yes, in case of prior permission. Or normal, in case of registration? Not possible, because 3 years audit statement required, audited financial statement required, as well as 12-way registration required. 12-way हो और 3 years की आपके पास ऑडिटेड स्टेटमेंट नाउ, एज वेल एज जब 3 साल की ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं होंगी हमारे पास, तो हम 3 साल को कंप्यूट भी नहीं कर पाएंगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कि वहां पर 10 लाख का हमने अमाउंट स्पेंड किया या नहीं किया, किस पर, ओवरऑल ये एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑब्जेक्टिव्स, ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स। मोहित जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर। मैंने 3 साल पहले एक FCI का डिसीजन करवाया था। उस केस में क्या था, जिस सोसाइटी का हमने कराया था वो सिर्फ 2.5 इयर्स ओल्ड थी, तो उस केस के अंदर हमने 2 इयर्स के ऑडिटेड फाइनेंशियल लगाए थे, और जो 10 लाख की लिमिट थी उसको शो करके हमें FCI का रजिस्ट्रेशन मिल गया था। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि अगर उसकी एग्जिस्टेंस 3 साल से कम की है, तो उस केस में हम जा सकते हैं विद लेस देन 3 ईयर डॉक्यूमेंट। अगर उसके एग्जिस्टेंस 3 ईयर से ज्यादा की है, तो उस केस में 3 ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल मैंडेटरी है। सर रियलिटी यही है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैटर करती है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर मैटर ये नहीं है हमें डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव हमने कहा ना। तो क्वांटिटेटिव यदि हमारा 10 लाख का सिनेरियो मैच कर रहा है, देन वी विल अप्लाई फॉर दैट, एलिजिबल फॉर दैट। यस प्लीज सर। Yeah, next question is that from Mr. Bharat. In case of normal registration, can the chief functionary be a part of donor organization? मतलब जो हमारी NGO है, जो उसका चीफ फंक्शनैलिटी है और जो संस्था डोनेट कर रही है, उसमें भी कोई उसका पार्ट हो सकता है, मतलब उस कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। चीफ फंक्शनरी का नहीं हो सकता सर, चीफ फंक्शनरी पॉसिबल नहीं है। हमने ये अभी ले लिया वेबिनार में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये पॉइंट। अच्छा, नॉट एन इशू। Next question is from Bharat again. For prior permission case, the above is clear. What about the normal registration case? In case of normal registration, also chief functionary is not allowed. Sorry. In your session, you said that in case of the prior permission, the chief functionary cannot be part of the donor organization. Correct. So in case of prior permission, also.
मतलब Yes sir, yes sir, yes sir, in case of same. one time donation we are receiving, in that case Actually, also. actually this is also the similarity in both cases. Okay, Yes. it is applicable for both. Yeah. Next question from Ms. Chitra. Could you elaborate what is meant by confirmation in prior permission? Could you elaborate what is meant by confirmation in prior permission? Is it like proper documentation of the allocated money? Actually, no, 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 no. Actually, money नहीं. Reason is that prior permission basically new organization के लिए, new associations के लिए. तो वहां पर quantitative data considerable होगा, but हमारी एसोसिएशन के बिहाफ पर नहीं, डोनर के बिहाफ पर. डोनर्स के बिहाफ पर ऐसे कि यहाँ पे हमें वहाँ पे कंफर्मेशन लेटर हमें लेना होगा. कंफर्मेशन किस किस चीज का हमने बताया. कंफर्मेशन हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स का हो सकता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स का हो सकता है यूटिलाइजेशन के टर्म्स का हो. ये Hmm. सारी चीजों को कंसिडर कर सकते हैं. Uh, there is next question uh, from Ms. Chitra. Could you also clarify if we need to apply for prior permission after the donation amount is confirmed from the donor, or when we send out a proposal for such funding? At what point of time we require the permission? There's two stages. One, we are sending the proposal, sir, kindly give me this amount. And second part, when the donor is giving the money to us. So at which part, at which point of time we are required to get the permission? Before, sir, before. Okay. So Chitaji, in your question, before receiving the amount, we require the prior permission, because prior permission word itself in it itself say prior. Before receiving the amount, you should have the permission. So in your case, at the time of sending proposal, you can have the permission, or at the time of the confirmation from the party. At any point of time, you can arrange the confirmation. But before receiving the fund in Indian account, you should have the permission. Until unless you are not having the permission, you cannot receive the amount in Indian account. If you receive, then it is a contravention of the provision of the FCRA. Am I right, Mohit? Yes, sir, absolutely. Yeah. So next, move to next question from Please. Mr. Bharat. Legal remedy available in case of FC 6C form filled in June 19 and still pending. FC6 form 6C. 6C Yeah. June 19 और still pending. Yes. Yes. Okay. FC6 के जितने भी डिवीजन आई सर वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही आई हैं, तो उसके अंदर अपग्रेडेशन और क्लैरिटी आनी अभी बाकी है. तो वो हो सकता है वो विंडो जो डिसेबल अभी है जिसके अंदर स्टेटस अपडेट नहीं आ रहा, उसमें अभी कोविड-19 की वजह से कुछ केसेस रुक भी रहे हैं, तो वो आ जाएगा. टाइम टेकिंग जरूर है बट आएगा. We have next question from Vishwadeep Chandel ji. In how many days we shall file F6 in case of retention of fund? 15 days. 15 days. Okay. So within 15 days, we are required to file F6 form. And next question is from Mr. Tarun Sethi. In how many days FCI registration is granted by department? I think you also mentioned in your presentation within Yes, sir. generally 6 to 7 months it takes, and it depends Yes. upon the professional also how much follow up we do with the Exactly. department. Exactly, sir. Yeah. And next question is from Rupesh ji. What is the fees for FCI registration? I think you have already 2500 है. mentioned. हाँ जी, Yeah, हाँ जी. you have already 2500. mentioned in the session. So I think we are ended with all the questions. We have checked all the questions. All the questions have been replied. So friends, hope you like the sessions, and thank you very much, Mohit ji, to taking Thanks a very lot, sir. interactive and very important sessions. So friend, FCR is a good area of working. If we understand this area and try to start working on this area, so definitely you will find it is very lucrative and remunerative area of working. Because whenever we receive any contribution from outside India, it's not in lakhs only, sometimes in crores only. So you can better understand the implication and the remuneration part in this kind of things. So I advise to all the professionals, those who are watching this session, kindly improve your skills in FCRA and try to start the practice of FCRA. And in case of any kind of clarification, you can contact Mohit and me, and we'll happy to reply your queries and solve your queries. With this note, I request you all kindly subscribe our channel and click on the bell icon. And with this note, I am signing off. Thank you, Mr. Mohit. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you all the viewers watching us.